बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राया साहब। राया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राया साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो एक्सक्लूसिव का हमारा सिलसिला है, आज की इस नशिस्त में एक और ख़बर जो है हम ब्रेक करने जा रहे हैं और अंदरूनी कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। राया साहब, सबसे अहम खबर, पाकिस्तान की एक अदालत से सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो इमरान खान को दिया। अदालत बड़ी नहीं है लेकिन रिलीफ बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा फैसला है। कोहराम मचा हुआ है कुछ हलकों के अंदर। इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में शेयर करेंगे अपने सुनने वालों के साथ और कुछ इंतहाई अहम सवालात। और फिर एक एक्सक्लूसिव आज के दो टोक की एक ताकतवर शख्सियत मिली असद उमर साहब से, और फिर असद उमर ने किस किस्म की यकीन दहानियां कराई, ये मुलाकात कहां पर हुई, कितने घंटे जारी रही, और फिर असद उमर की निगरानी किस तरह की गई, और फिर असद उमर अब कहां पर अपने बयानिए और इमरान खान के साथ कहां खड़े हैं। क्योंकि एक तस्वीर उनकी वायरल हुई, वीडियो, जिसमें वो हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने वर्कर्स थे और उन्हें मुश्किल से हाथ मिलाना पड़ा। इस तमाम हालात में इस जो स्टोरी है उसके ताने बाने कहां से मिलते हैं, अंदरूनी कहानी एक्सक्लूसिवली दो टोक में शामिल करेंगे। और राय साहब फिर खान साहब के इंकशाफात, और इंकशाफात जो हैं वो उनके 4 मुकदमात के हवाले से हैं। ये इंकशाफात क्या थे, पाकिस्तान के मीडिया ने, जिसके बारे में आज खान साहब ने कुछ बातें भी कही, नहीं चलाई जाती उनकी तकरीर, लेकिन ये 4 नकात थे क्या, इसकी तफसील और कुछ कानूनी नुकात जो है और रिलीफ के हवाले से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम खबर, असद उमर और असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, आपने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जिन हालात में छोड़ा और फिर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक अलहदा सवाल था। लेकिन असद उमर जो है, उनके भाई मोहम्मद जुबैर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और बहुत ही मशहूर मारूफ हैं अपनी हरकत के हवाले से, और नून लीग में तर्जुमान रहे मरीम नवाज के, और फिर नवाज शरीफ के तर्जुमान भी रहे, और फिर उनका सियासी करियर किस किस्म का है, ये भी एक बुनियादी सवाल है। लेकिन राय साहब, असद उमर, जो मुझे आज भी याद है धरने के दिनों में जब कंटेनर्स लगाए गए तो असद उमर लोगों के साथ आगे बढ़े कंटेनर्स को हटाने के लिए। वो विजुअल्स आज भी पाकिस्तान के मीडिया पर और आर्काइव्स में और हमारी जहनों की आर्काइव्स में नक्श हैं, महफूज हैं। ये वो असद उमर हैं। लेकिन राय साहब, असद उमर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने खैरबाद कहा, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने खैरबाद कहा, किस तरह देखते हैं इनके खैरबाद कहने को, और किस किस्म की का प्रेशर था, और ये जो एक्सक्लूसिव स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं, तफसीलात क्या हैं इस हवाले से? देखिए आशिफ साहब, असद उमर की 3 ताकतवर शख्सियात से एक खुफिया मुलाकात हुई। इसकी अंदरूनी कहानी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। हफ्ते की शाम जब आपसे बात हो रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि हफ्ते की शाम है, चले बच्चों के साथ गुजारेंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे। आपने कहा कि कोई बड़ी खबर हमें देनी चाहिए इतवार को, क्योंकि अमूमन इतवार को थोड़ा ठंडा काम होता है, बड़ी खबर नहीं होती। तो फिर हमने वही काम किया कि खुद ही चिड़िया बाज बनकर मुख्तलिफ दफातर के जो जी अकाब बनकर मुख्तलिफ दफातर की फाइल छानी, मुख्तलिफ जगहों पर जाके लोगों से मिले, और बिल आखिर हमें फिर असद उमर के मुतल्लिक एक ऐसी स्टोरी मिली जिसको अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, और स्टोरी है भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसमें असद उमर जो कि इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के रुकन थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद से नशिस्त जीती। असद उमर कोई अवामी सियासतदान नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि वो यूनियन काउंसिल की सतह पे कोई इलेक्शन लड़के, नीचे से इलेक्शन लड़के ऊपर आए हों। असद उमर, आप ये कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त माहिर मालियात हैं। उनकी इकॉनमी में बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छा मुदल्लल बोलते हैं, और जिस वक्त तहरीक इंसाफ अपोजिशन में भी थी तो कायमा कमेटियों में उन्होंने उस वक्त नून लीग को बड़ा टफ टाइम दिया था। ये जो आपके मईशत के आदादो शुमार हैं, लेकिन यानी आप ये कह सकते हैं कि ग्राउंड पर जो अवामी सियासतदान होते हैं, जो कि लोगों से राब्ता रखते हैं, उसके बाद एक इलेक्शन के लिए अपना एक क्लाउड बनाते हैं आवाम में, उस किस्म के सियासतदान नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के वोट बैंक पर इस्लामाबाद से इन्होंने नशिस्त जीती थी, और इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें इमरान खान साहब की वजह से 3 नो आमूज
जो लोग थे उन्होंने जीत ली थी। हालांकि ये इस्लामाबाद, हाशमी साहब, ये नून लीग का और एक वक्त में पीपल्स पार्टी का गढ़ था। इसी तरह जो रावलपिंडी था ये भी नून लीग का गढ़ था। लेकिन इमरान खान साहब ने 3 की 3 नशिस्तें इस्लामाबाद की जीती थी, जिनमें एक नशिस्त जो है वो असद उमर ने जीती थी। और असद उमर इस्लामाबाद में रहते हैं। इस्लामाबाद का एक टावर है फॉर सिक्योरिटी रीजन, यानी अदरवाइज उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की रिहाइश का मुकम्मल पता बताना मुनासिब नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में F10 मरकज में एक टावर है, यहाँ वो मुकीम है और जाहिर है कि एक कारोबारी शख्स भी है। अच्छा, अब असद उमर के मुतल्लिक जो 3 ताकतवर शख्सियात की उनके साथ मुलाकात हुई, एक ऐसी सिचुएशन में हुई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने रोते हुए ये कहा कि हम तो असद उमर को रिहाई दे देंगे, लेकिन असद उमर की रिहाई उसी सूरत में होगी जब वो लोग असद उमर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेंगे। वो लोगों से मुराद ये है कि जिन्होंने बाकी लोगों को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया। अब जिस तरीके से बाकी लोगों को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो जब असद उमर जेल में थे तो वहां उनसे कोई सिर्फ जेल के हुकाम नहीं मिल रहे थे। कोई ये नहीं था कि जेल के हुकाम ने उनसे मिलना था, कोई ये नहीं था कि असद उमर के अपने कोई मुलाकाती आके उनसे मिल रहे थे या तहरीक इंसाफ के लोग जाकर उनसे मिल रहे थे। उनसे कुछ और लोग भी मिल रहे थे। अब कुछ और लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में, वो कहते हैं कि गैस करें या आमिर लियाकत मरहूम के बकौल तुक्के लगाओ, तो वो कुछ और लोग, खैर इसमें तो तुक्के लगाने वाली बात भी नहीं है। जब हम कहते हैं कुछ और लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो पता चल जाता है कि कुछ और लोगों से मुराद क्या है। तो वहां पे असद उमर के साथ ये मिले जेल में और इन्होंने कहा, यानी ये आप ये कह लें कि टोटली कंप्लीटली इररेलेवेंट लोग थे, जो कि इस पूरी सिचुएशन में ना इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, ना पुलिस से था, किसी और इदारे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक था। तो इन्होंने असद उमर को ये कहा कि अब आप बताएं कि आपका क्या प्लान है। तो असद उमर ने कहा कि क्या प्लान, मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब आपने किस पार्टी में जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ में हूँ। तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में तो आप हैं, लेकिन अब तो तहरीक इंसाफ को बहुत से लोग छोड़ने वाले हैं, तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। यानी ये दावा किया असद उमर के सामने। और आपको पता ही होगा कि किस तरीके से अदालतें रिहा कर रही हैं लोगों को, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आपने क्या पूरी ज़िंदगी इधर जेल में ही रहना है या कोई प्लान बनाना है? तो असद उमर ने कहा कि मुझे थोड़ा सा सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जाए। असद उमर को फिर ये सिचुएशन एक्सप्लेन की गई और वो सिचुएशन ये एक्सप्लेन की गई कि आप कोई और पार्टी ज्वाइन कर लें। और एक पार्टी के मुतल्लिक उनको ये बताया गया कि जहांगीर तरीन की जो किंग्स पार्टी है ये आप ज्वाइन कर लें तो आपको कोई सीट भी दिलवा दी जाएगी और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दें कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ बड़ी गलत थी और इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात प्लान किए और मैं इमरान खान को रोकता रहा और आप जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन कर लें। अच्छा, जहांगीर तरीन की पार्टी असद उमर ने इसलिए ज्वाइन नहीं की कि एक तो असद उमर की जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादा कोई लगती नहीं थी, यानी पीटीआई के अंदर। दूसरा, असद उमर इमरान खान साहब के बाद सबसे बड़े फिगर बन गए थे पीटीआई के अंदर। इमरान खान साहब उन पर शाह महमूद कुरैशी से भी ज़्यादा एतमाद करते थे। अगरचे शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन थे, लेकिन असद उमर के ऊपर वो ज़्यादा एतमाद करते थे और इसी वजह से असद उमर सेक्रेटरी जनरल थे। और सेक्रेटरी जनरल का जो ओहदा है वो हमेशा चेयरमैन के बाद सबसे अहम ओहदा पाकिस्तान की सियासी पार्टीज में सेक्रेटरी जनरल का ओहदा सदर के बाद या चेयरमैन के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जहांगीर तरीन की पार्टी आप मुझे ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, मैं ज़रूर यहाँ से रिहाई हासिल करना चाहता हूँ। असद उमर कोई बहुत ज़्यादा जेल काटने वाले सियासी रहनुमा नहीं है, उनका कोई इस तरह का अवामी चेहरा नहीं है, ना कोई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं कि मैंने अवामी सतह पर स्ट्रगल करनी है। अदरवाइज एक ऑनेस्ट आदमी है। तो उन्होंने कहा कि मैं जहांगीर तरीन की पार्टी में, यानी जहाँ जहांगीर तरीन होंगे फिर उसके बाद अलीम खान होंगे, तो मैं तो वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, तो मुझे कोई और ऑप्शन दिया जाए, मैं यहाँ से रिहाई ज़रूर चाहता हूँ। उसके बाद उन्हें ये बताया गया, अभी ये परवेज़ खट्टक की पार्टी लॉन्च नहीं हुई थी। हाशमी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परवेज़ खट्टक की पार्टी लॉन्च नहीं हुई थी, तो उस वक्त असद उमर को ये बताया गया कि अच्छा एक और पार्टी लॉन्च होने वाली है। परवेज़ खट्टक ने तो इमरान खान साहब को ये बताया था कि मुझे, जब बाद में उन्होंने पहले ओहदे छोड़े तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा मैं तो मुज़ाकरात करने गया था असद कैसर के साथ, असद उमर के साथ नहीं, असद कैसर के साथ मुज़ाकरात करने गया और मुझे एजेंसीज ने अपने सेफ हाउस में बंद कर लिया, मुझे धमकाया और फिर मैंने 3 घंटे में यह फैसला कर लिया कि मुझे ये पार्टी के ओहदे छोड़ने पड़ेंगे। हालांकि हाशमी साहब, ना तो 3 घंटे में, परवेज़ खट्टक एक सही अवामी सियासतदान है जिन्होंने नीचे से लेकर पॉलिटिक्स की है,
आप ये कह सकते हैं कि जो डोर टू डोर जाके कैंपेन कर सकते हैं, जो कैंपेन करते रहे हैं। तो ऐसे जो सियासतदान होते हैं वो 3 घंटे सेफ हाउस में रहने के बाद अपने फैसले तब्दील नहीं करते। तो ये उस वक्त जब असद उमर अभी जेल में थे तो ये फैसला हो चुका था कि परवेज खट्टक को तोड़ा जाएगा, परवेज खट्टक के जरिए एक पार्टी लॉन्च करवाई जाएगी और केपी जो सबसे बड़ा हब है तहरीक इंसाफ का, अब तो खैर पंजाब आप ये कह लें कि इक्वली बड़ा हब बन गया है तहरीक इंसाफ का। पंजाब में भी तहरीक इंसाफ उतनी मकबूल है जितनी केपी में, और पूरे पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। तो ये उस वक्त फैसला हो गया था। तो असद उमर को उस वक्त ये हिंट दिया गया कि केपी में एक पार्टी बन रही है बहुत बड़ी, आप उसमें चले जाएं। तो असद उमर का लामाला उनको पता था, परवेज खट्टक का बैकग्राउंड पता था। परवेज खट्टक इससे पहले भी जब चीफ मिनिस्टर थे तो इमरान खान साहब को उन्होंने सियासी तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए, जब ये केपी के चीफ मिनिस्टर थे तो एक ग्रुप बना लिया था। इमरान खान साहब इनसे बड़े नाराज हो गए थे और इमरान खान साहब ने बहुत से मामलात फिर आजम खान जो इससे पहले केपी के चीफ सेक्रेटरी रहे थे, जिनको इमरान खान साहब इसी वजह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेके आए थे। आगे चलकर आजम खान के मुतालिक भी एक अहम खबर शेयर करते हैं। तो उनके जरिए फिर वो केपी के मामलात इमरान खान साहब ने बहुत हद तक चलाए जब परवेज खट्टक चीफ मिनिस्टर थे। जब दोबारा बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता, 2/3 अक्सरियत से जायद केपी में, तो परवेज खट्टक ने उस वक्त फिर ब्लैकमेलिंग की कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त महमूद खान को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और बीच में एक आतिफ खान फैक्टर भी था, जाहिर है कि वो परवेज खट्टक की लॉबी के खिलाफ काम करता था। ये दोनों लॉबीज भी आपस में इनका एक टकराव है। तो असद उमर को ये हिंट दिया गया और असद उमर इस हिंट तक पहुंच गए कि अच्छा मुझे ये अब ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर परवेज खट्टक जो है वो कोई पार्टी लॉन्च करेंगे। तो इसलिए उनको ये कहा गया कि फिर आप वो पार्टी लॉन्च करें और यकीनदानी करवाएं और फिर घर जाएं, छुट्टी करें, घर जाएं, बच्चों के साथ बैठे आइसक्रीम वगैरह खाएं और रिहाई आपकी हो जाएगी। तो असद उमर ने कुछ टाइम मांगा सोचने के लिए, 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे उन्होंने सोचा। और उसके बाद जब दोबारा ये नशिस्त हुई इन्हीं ताकतवर शख्सियात की या ताकतवर इदारों से जुड़ी इन शख्सियात की, तो असद उमर ने उनको ये कहा कि मैं फिर मेरा फैसला ये है कि इन दोनों पार्टीज़ को तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। पहले मरहले में मैं ये करूंगा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा कंटेंट बताया गया उन लोगों को असद उमर ने कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ये कहूंगा कि इनिशियली मैं तहरीक इंसाफ के ओहदे छोड़ रहा हूँ और बाद में मैं तहरीक इंसाफ छोड़ दूंगा, मैं अपना कारोबार करूंगा, अपनी फैमिली के साथ मैं बाकी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, सियासत से मैं तौबा ताइब होना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक इंटरव्यू हुआ ARY पे जिसमें असद उमर साहब ने इमरान खान साहब की पॉलिसी से खुलकर इख्तलाफ करने की कोशिश की। और ये जो था ना, बड़ा आप ये कह लें कि इस इंटरव्यू के जो नुकात है ना, ये बड़े मानीखेज थे। आप ये कह लें कि ये भी कन्वे किए गए नुकात थे कि ये आपने कहना है। तो असद उमर ने वो बातें सारी उस इंटरव्यू में की और प्रॉबली असद उमर के जहन में इस इंटरव्यू से पहले तक ये था कि चले अभी तो मैं जान छुड़ाऊं और ये कहूं कि मेरी रिहाई हो जाए और मैं ये कहूं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, हो सकता है हालात ठीक हो जाए, मैं बस कोशिश कर रहा हूं जी। तो उनका ख्याल ये था कि हो सकता है कि बाद में हालात कुछ ठीक हो जाएं, कोई जबर का माहौल कम हो जाए, तो मैं अभी तो ओहदे छोड़ने का ऐलान करूं, बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाऊं। लेकिन जिन लोगों ने रिहाई दी थी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। फिर वो कुछ चीज़ें कन्वे की गई, फिर असद उमर को एक इंटरव्यू देना पड़ा, उसमें इमरान खान साहब के लिए कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए और PTI को उसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ा ऑफिशियली। PTI के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने असद उमर के उन बयानात की मजम्मत की। तो इन हालात में अब असद उमर को पार्टी छोड़नी पड़ी और इन्हीं हालात में अब असद उमर के लिए पार्टी के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उनकी वो जो आस थी कि मैं कोई हालात बेहतर होंगे तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब ये जो जिन लोगों ने छोड़ा है, जब तक ये वापस आने के लिए अपना जो प्लान बना रहे हैं, उस वक्त तक नीचे तहरीक इंसाफ की इतनी वाइब्रेंट क़यादत नीचे भी मौजूद है कि वो इन बड़े बड़े लोगों की जगह ले चुके होंगे। ये बड़े बड़े लोग सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से बड़े लोग बनते, यानी असद उमर साहब को सियासी तौर पर तो कोई नहीं जानता था। क्या आपने असद उमर की कोई सियासी स्ट्रगल इससे पहले देखी थी? असद उमर इमरान खान साहब की वजह से वज़ीर ख़जाना बने, उनकी वजह से MNA बने। तो ये इसी तरह इमरान खान साहब जिस पर हाथ रखेंगे वो असद उमर बन जाएगा। जिस पर हाथ रखा इमरान खान साहब ने, मुराद सईद पर हाथ रखा, आज वो कितने बड़े लीडर बन गए, एक मज़ामत की अलामत बन गए। तो ये जिस पे इमरान खान साहब बात रखेंगे वो एक बड़ा लीडर बन जाएगा। इसलिए असद उमर के अब वापसी के दरवाजे आप ये कह लें कि तहरीक इंसाफ के अंदर बंद। और जो आपने कहा कि इमरान खान साहब ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, तो इमरान खान साहब ज़ाहिर नाराज़ थे
इस वजह से उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो आइन और कानून की बात करते हैं। पाकिस्तान आपके शहर की एक छोटी सी अदालत से एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। तमाम बयानिए धरे के धरे, तमाम तदबीरें जो है लड़ाई गई, अब उल्टी पड़ गई हैं और तमाम कोशिशें हमें मुनद्दम होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की एक सीरीज है और अगर इसके ऊपर एक बाकायदा टीवी सीरीज बनाई जाए तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 200 से 250 जो एपिसोड्स हैं वो जरूर बनेंगी एक एक मुकदमे के ऊपर। इसमें कितने सुकम मौजूद हैं। इस्लामाबाद की अदालत है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिसने 9 मई के वाकयात के हवाले से तारीख का सबसे बड़ा फैसला दिया और ये फैसला यकीनन आने वाले दिनों में बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर अपने बयानिए में इस्तेमाल करेगी। लेकिन इंसाफ और सच की, राय साहब, अगर हम बात करें और मैं अगर ये कहूं कि जीत हुई है, इससे हटकर भी जो लीगल पॉइंट्स थे इसमें बड़ी जबरदस्त तरीके से इनको एड्रेस किया गया है। 9 मई के मुकदमात में नामजद किया गया इमरान खान साहब को और ये याद रखना चाहिए ये वो वक्त है राय साहब जब इमरान खान गिरफ्तार हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात और वाकयात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए और इसका जिक्र इमरान खान मुतादिद दफा कर चुके कि जो लोग इसमें मुलविस थे उनको पकड़ा जाए, सीसीटीवी फुटेजेस निकाली जाए, नकाबपोश कौन लोग थे जो उकसाते रहे और कोर कमांडर हाउस या जीएच के ऊपर हमला करना एक जुर्म है। ये कैटेगोरिकली इमरान खान ने बात कही, लेकिन दूसरी तरफ से इसे बयानिया बनाकर एंटी इमरान खान, एंटी स्टेट बयानिया बनाकर जो है वो पेश किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है और 9 मई के वाकयात हैं। थाना शहजाद टाउन में 2 मुकदमात राय साहब दर्ज हुए जिनमें खान साहब की जमानत को कंफर्म करके तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। 4 सफात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है। फैसले के मतन के मुताबिक प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि इमरान खान पर उकसाने के इल्जाम और जुर्म के दरमियान किसी किस्म का ताल्लुक है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। फैसले के मतन में राय साहब ये भी कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इमरान खान का वीडियो बयान ही असल में एक सबूत है और फिर कुछ ट्वीट्स भी अदालत के सामने रखी गई। चेयरमैन पीटीआई का बयान वकुए के हवाले से नहीं, उनके बयान में अवाम को उकसाने के हवाले से कुछ मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन पीटीआई की मुताबिक ट्वीट्स भी बतौर सबूत अदालत में पेश की। फैसले के मतन के मुताबिक वकुए के वक्त वो गिरफ्तार थे। ये समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपनी हाई कोर्ट से गिरफ्तारी करवाई। ये समझना खुद अपनी गिरफ्तारी करो और इमरान खान का तशद्दुद पर मबनी सीक्रेट प्लान भी अजीब होगा। किसी को मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मुज़ाहिका खेज तरीका है। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को मुकदमे में नामजद करना पुलिस की बदनीयती पर मबनी मकासद जाहिर करना है। इमरान खान को हरासा करने के सिवा कोई मकासद नहीं चाहती। चेयरमैन पीटीआई की थाना शहजाद टाउन में दोनों मुकदमान में जमानत कंफर्म की जाती है। राय साहब, फैसला आ गया और फैसला ये तारीख का भी हिस्सा बन जाएगा। लेकिन राय साहब, क्या ये जज जो है वो कहीं माजी का हिस्सा ना बन जाए? और मुझे तो अब सिक्योरिटी इस जज की जो है उस पर तशवीश है। देखिए आशिफ साहब, जज साहब ने हिम्मत तो की, हिम्मत करके उन्होंने ये फैसला तो लिख दिया, लेकिन फैसला लिखने के बाद शाम को या रात को, शाम पता नहीं कैसे कटी होगी, रात कैसे कटी होगी, क्योंकि आपकी इजाजत से माजरत, मैं एक लफ्ज भूल गया। जिस जज ने ये जुर्रत का मुजाहरा किया राय साहब, उसका नाम लेना जरूर बनता है। ये एडिशनल सेशन जज हैं जी, फर्रुख फरीद साहब, जिन्होंने ये फैसला जो है वो सुनाया है। जी, फर्रुख फरीद साहब जो हैं, अब ये देखना है क्योंकि इस किस्म की जो सिचुएशन होती हैं हाशमी साहब, इसके अंदर जो आपके ऐसे हल्के जो इस किस्म के फैसले नहीं चाहते या जो हुकूमत इस किस्म के फैसले नहीं चाहती, वो फिर उनके नुमाइंदे कुछ ख़ास पैगाम लेकर आपके घरों में चले जाते हैं, आपके घर में चले जाते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, ये कहते हैं कि आपको फ़लाँ काम की मुबारकबाद देनी थी या फ़लाँ आपका अजीज़ फ़ौत हो गया था, उस पर ताज़ियत करनी है। वो अजीज़ हो सकता है कोई 20 साल पहले फ़ौत हुआ हो, लेकिन इस बहाने जो है वो मुलाकात के लिए वो पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर रिलैक्स करके मुबारकबाद दे के या ताज़ियत करके, नाम नहाद मुबारकबाद, नाम नहाद ताज़ियत करके फिर ये पैगाम दे दिया जाता है कि देखें जी, ये आपने क्या किया है, ये तो आपने जो फ़ैसला दिया है
आप देख रहे हैं कि इस वक्त रियासत क्या चाहती है, हुकूमत क्या चाहती है, और आपने क्या फैसला दे दिया। आप ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त किस किस्म का एक ड्राइव जो है वो चली हुई है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो दे दिए जाते हैं, और जज का अपने फैसलों पर खड़े रहना, इस किस्म के फैसलों पर खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। तो यकीनन आप ये कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल तो सेट हुई है कि इस जबर के दौर में और इस तारीख दौर में, जब तहरीक इंसाफ को तारीख के बदतरीन जबर का सामना है, तो समहाउ इस किस्म का फैसला दिया गया है। अगरचे सबको पता है कि ये एक इंतहाई बोगस किस्म का केस इमरान खान साहब पर डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने, हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट जो कि आला तरीन अदालत है, उसने ये करार दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ना सिर्फ ये कि गैर कानूनी है, बल्कि ये तौहीन अदालत का केस है। यानी जिन्होंने गिरफ्तार किया, ये तौहीन अदालत का केस है, और तौहीन अदालत का केस जिन्होंने गिरफ्तार किया, इसका मतलब है कि नैब के कहने पर इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तौहीन अदालत का केस है, तो नैब के एहलकारों पर या नैब के चेयरमैन जिन्होंने इस गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए थे, उनके लिए ये तौहीन अदालत का केस बनता है, या इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए बनता है, या जिन लोगों ने रेंजर्स को इस्तेमाल किया, या रेंजर्स के ऊपर ये तौहीन अदालत का केस बनता है बराह रास्त, जिस तरीके से इमरान खान साहब को अगवा किया गया था। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। यानी जज साहब ने तो अपने फैसले में बड़े जबरदस्त नुकात लिखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कुछ कहा था। लेकिन उसके बाद हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी किस किस्म के मैसेजेस दिए जाते हैं। इससे पहले जो इलेक्शन का फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में, बाद में ये कहा कि ये सिर्फ तारीख में लिखा जाएगा फैसला, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सकता। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा चीफ जस्टिस के इस किस्म के रिमार्क्स आए थे। अब हाशमी साहब, इसके अंदर दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने बड़ी हैरानी का इजहार किया था, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि उनको बिल्कुल मालूम नहीं था कि कोर कमांडर हाउस पर और GHQ पर उनकी गिरफ्तारी के दौरान क्या हुआ। या तो ये नैब से पता किया जा सकता है, नैब बताए कि इमरान खान साहब को क्या वहां पर कोई कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत उन्होंने दी थी कि वो अपने रहनुमाओं को कहें कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं नैब की तहवील में हूं, आप जाके कोर कमांडर हाउस को जला दें, आप GHQ के अंदर घुस जाएं। क्या इमरान खान साहब ने ये हदायत दी थी? दूसरा ये कि इमरान खान साहब के तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा, इमरान खान साहब एक सियासी लीडर हैं, उनकी वकला की एक बहुत बड़ी टीम है, बड़ी मौसर टीम है, और टॉप के वकला उनकी टीम में शामिल हैं। तो इमरान खान साहब को तो पूरा यकीन दिलाया गया था, और इमरान खान साहब को पता भी था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से तो मेरी गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती, अदालत के हाथे से तो पाकिस्तान की तारीख में, यानी ये बड़ी एक, आप ये कह लें कि आम सी बात है कि सबको पता है कि अदालत के हाथे से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब को जब अपनी गिरफ्तारी के मुतल्लिक कोई अंदाजा नहीं था, तो इमरान खान साहब कैसे ये कह सकते थे कि अच्छा मुझे आज गिरफ्तार करेंगे और आप लोगों ने कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज करना है, आपने जाके कोर कमांडर हाउस को जलाना है। यही फैसले के अंदर नुकात उन्होंने लिखे जज साहब ने कि इमरान खान को तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो इमरान खान ने गिरफ्तार भी पहले खुद कराया, यानी क्या उन्होंने खुद को जानबूझकर गिरफ्तार करवाया, फिर उन्होंने ये डायरेक्टिव्स भी कैसे दिए, कोई पुलिस के फोन से दिए, नैब के किसी एहलकार के फोन से डायरेक्टिव्स दिए, और इतने बड़े पैमाने पर डायरेक्टिव्स दे दिए इमरान खान साहब ने। कितने लोगों से बात की होगी इमरान खान साहब ने कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग बाहर निकले ना। कोई पाकिस्तान का ऐसा शहर नहीं था, कोई ऐसा गली कूचा नहीं था जहां पर एहतजाज नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब नैब की तहवील से अगर इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज को मुनज़्ज़म कर रहे, तो फिर तो इनको इमरान खान साहब के पैरों में गिर के माफी मांग लेनी चाहिए कि आप तो बहुत बड़े सियासी गुरु हैं। तो इसलिए ये एक जबरदस्त फैसला है, लेकिन इसके अंदर उन्हें इल्हाम हुआ, वो ये माननी चाहिए कि आपको इल्हाम हो जाता है वक्त से पहले। लेकिन अब इसके अंदर एक और बड़ा इशू है हाशमी साहब। वो इशू ये है कि इससे पहले जैसे इमरान खान साहब के निकाह के मुतल्लिक, जो कि उनका जाती मामला भी है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई गड़बड़ भी नहीं है, लेकिन उनके निकाह के मामले को लेकर जब उसको नाकाबिल समाअत करार दिया गया था, तो फिर एक और जज साहब को वहां पे ये केस चला गया और उन्होंने इसको काबिल समाअत करार दे दिया। तो ये जो फैसला आया है, ये फिर अब किसी, आप ये कह लें कि ऐसे जज साहब जिनको लिखा लिखाया फैसला भेज दिया जाएगा, जो कि रजामंदी जाहिर करेंगे कि ठीक है मैं ये लिखा लिखाया फैसला पढ़ दूंगा, तो ये वहां से फैसला अनडू करवा दिया जाएगा, किसी सुपीरियर कोर्ट से अनडू करवा दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर तो सब कुछ होता रहा। लेकिन राय साहब होता है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन दिलों का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इमरान खान ही है। आज इस फैसले के बाद जो है
वो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल जो बयानिया है ना ये खान साहब का, जो पॉलिटिकल एक मूवमेंट चलाई हुई है, उसको तकवीत मिलेगी, चाहे मजीद 180 मुकदमात प्लस 180 मुकदमात हो जाएं। मुझे ये लगता है राय साहब कि आज जो लीगल पॉइंट्स उठाए गए हैं इसकी बुनियाद पर शायद केस आगे चलाना, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट या उससे ऊपर जाकर राय साहब ये चीजें साबित करनी पड़ेंगी। लीगल पॉइंट्स जो हैं, आप जितना मर्जी बर्बरियत हो, अंधेर नगरी हो, लेकिन लीगल नकात को साबित करना और सबूतों की बुनियाद पर, क्योंकि अदालतें कहीं ना कहीं, अब जुडिशरी, ये खदशात मौजूद हैं उन लोगों को जो माइनस करना चाहते हैं खान साहब को, कि आपको पूरे सिस्टम को, अगर सिस्टम आपके हाथ में, इसके बावजूद कुछ लोगों को फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर देख ले, नतीजा आपके सामने है। एक जज जो है उसने ये फैसला सुना दिया है। साहब, खान साहब की तकरीर पाकिस्तान के मीडिया पर आज भी नहीं चलाई गई। 4 इंकशाफात उन्होंने किए हैं इन तमाम खानदानों के हवाले से और अपने जो मुकदमात थे उनके हवाले से। खान साहब ये कहते हैं कि पूरी कोशिश हो रही है कि निगरान हुकूमत के आने से पहले मुझे जेल में डाल दें। मीडिया चैनल, सरकारी चैनल बने हुए हैं, इसलिए वहां पर यह बयानियां मैं नहीं रख सकता। साइफर मामले पर तहकीक नहीं होती क्योंकि इसमें जनरल बाजवा का नाम आएगा। मैंने कमेटी बनाई, जनरल तारिक को इसका हेड बनाया, लेकिन इसने माजरत कर ली और मैंने इसको कि मैं इसको हेड नहीं कर सकता। सुपर किंग ने सबको काबू किया हुआ था। कासिम सूरी ने भी इंक्वायरी का कहा। सुप्रीम कोर्ट में हमारा अटॉर्नी जनरल प्रेशर में था, उसने साइफर पर बात ही नहीं की। नईम बुखारी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने मेरा केस ही खत्म कर दिया है। चीफ जस्टिस को मैंने खत भेजा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आजम खान का बयान हमारे सामने है, सिर्फ खबरों में आया। फिर FIA के बुलाने का क्या मकसद है? यानी मकसद तो सिर्फ एक को जेल में ही डालना है। FIA मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है। अलकादी ट्रस्ट केस पे भी खान साहब ने बात की और वो ये कहते हैं कि एक ट्रस्ट है जो सूफीज़म की जामिया है, इस पर टेक्नोलॉजी और दीन की तालीम देनी थी। अलकादी ट्रस्ट चल रहा है, इसमें लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो जरदारी को हुआ है, चूंकि मलक रियाज ने बिलावल हाउस बनाकर दिया। पूछें कि कितने अरब का ये बनाया गया, और 50 मिलियन पाउंड्स का मलक रियाज ने नवाज शरीफ के बेटे से घर खरीदा है। आप उनसे पूछें कि नवाज शरीफ के बेटे के पास ये घर के लिए पैसे कहां से आए। तीसरा, तोशाखाना केस। अच्छा, तोशाखाना में वो ये कहते हैं कि 70 साल से एक कानून है कि FBR और फॉरेन ऑफिस के रास्ते गिफ्ट की कीमत लगती है, तो फिर कोई भी खरीद सकता है। मुझ पर इल्जाम है कि आपने गिफ्ट की कीमत कम दिखाई। जिसने कम दिखाई इससे पूछें, जिसने कम लगाई है इससे पूछें। मेरा टैक्स रिकॉर्ड है, मैंने पैसे देकर खरीदी है। मैं साबित करूंगा कि मैंने कोई गैर कानूनी काम जो है वो नहीं किया। तोशाखाना के 3 केस हैं, एक नैब, दूसरा FIR और तीसरा इलेक्शन कमीशन में। FIA में और तीसरा इलेक्शन कमीशन में। और चेयरमैन नैब से सवाल करता हूं, चूंकि इसने मुझे उठवाया था कोर्ट से, क्या आपका जमीर जागता नहीं है? दूसरों के जमाने में 20% देकर ये लोग तहाइफ खरीदते थे, जबकि मेरे दौर में तो हमने 50% कीमत इसकी बढ़ा दी। तो ये ऐसा क्यों है? ये 2 सियासी खानदानों की करप्शन की दास्तानें हैं। नवाज शरीफ 6,36,000 में मर्सिडीज लेता है, आप गाड़ी ही निकाल नहीं सकते, लेकिन इसने, नवाज शरीफ ने हीरो की घड़ी 40,000 में ली। क्या नैब को ये चीज नजर नहीं आई? मरियम नवाज ने भी एक BMW ली, लेकिन वो तोशाखाना में दिखाई ही नहीं दी गई। और नैब ने चोरी को क्यों नहीं रोका? जरदारी ने BMW बुलेट प्रूफ और 2 मर्सिडीज गाड़ियां ली जब इजाजत ही नहीं। पिछले नैब चीफ को सलाम करता हूं कि क्योंकि उसने ये गैर कानूनी काम करने से मना कर दिया। नैब चीफ ने शहबाज शरीफ और खानदान की 7 अरब की इंक्वायरी बंद कर दी। 16 अरब की एक इंक्वायरी बंद कर दी क्योंकि वो कानून से ऊपर हैं। अभी तक लंदन फ्लैट का कोई हल नहीं निकल सका, साबित नहीं हो सका कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, पैसे कहां से आए। जरदारी के सिंध में चले जाएं, जो कुछ चल रहा है तमाम, क्या वो हमारी एजेंसीज को नहीं नजर आता? सबको अपना हिस्सा मिला हुआ है और सब पावर में बैठे हुए हैं। और राय साहब, पावर पॉलिटिक्स में यही होता है। अब राय साहब, कुछ सवालात हैं हमारे भी और हमारे सुनने वालों के भी कि साइफर मामले में आजम खान का मुबैना बयान जो है, और फिर वो अभी तक लापता हैं, ये भी खान साहब ने एक सवाल उठाया है। साइफर मामले की सारी जो गलियां और सड़कें जो हैं वो जनरल बाजवा चौक में जाकर खुलती हैं, तो कोई पूछ सकता है। ये भी एक मुतालबा यकीनन कुछ लोगों के सामने रखना चाहिए। और फिर तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन, नैब और FIA में किस तरह चल सकता है, इसकी भी कोई जवाब नहीं देगा। और फिर ये जो अलकादी ट्रस्ट है ना राय साहब, इसमें मलक रियाज साहब अभी तक क्यों गायब हैं?
और वो कब आएंगे? आपने पैसा बाहर से मंगवाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म था कि वो पैसा देना है बिजनेस टाइकून ने, और फिर वो पैसा बाहर से मंगवा कर जुर्माने के तौर पर उसे कहीं और जो है उस मद में वसूल पाया जाता है। ये है सर पूरा का पूरा मुकदमा। राज साहब, व्हाट यू मेक आउट ऑफ दिस? खान साहब की तकरीर, उन्हें लगता है कि अगर गिरफ्तारी हो जाए तो ये हकाइक कौम के सामने आना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए उन्होंने ये तमाम हकाइक और इंकशाफात जो हैं वो किए हैं। आजम खान के मुतल्लिक एक अहम खबर शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, क्योंकि आजम खान के मुतल्लिक जो अंदरूनी कहानी लॉन्च करवाई गई नैब जराए से मुख्तलिफ चैनल्स पर, इस कहानी के बाद तो ये पूरा ड्रामा उलट गया आशमी साहब, क्योंकि एक टेक्निकल नुक्ता है उसका ख्याल नहीं रखा गया। ये खबर लॉन्च करवाई गई मुख्तलिफ ज़राए से, नैब के ज़राए से, कि आज़म खान ने नैब के सामने ये स्टेटमेंट दिया और ये तस्दीक कर दी कि ये 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान को रिसीव हुए। ये तो सबको पता है कि रिसीव हुए, ये कौन सा कोई ऐसा सीक्रेट था। दूसरा ये कहा गया कि ये मामला जो है ये इमरान खान साहब के इल्म में था। इमरान खान साहब ने तो कभी इनकार नहीं किया कि मेरे इल्म में नहीं था। अच्छा, इसके अंदर जो अंदरूनी कहानी के नाम पर ये एक फ्रॉड खबर लॉन्च करवाई गई, ये कहा गया कि आज़म खान ने वहाँ ये भी बताया कि काबीना में ये मामला पेश किया गया। अब यहाँ से जब आज़म खान ने ये कह दिया कि काबीना में ये मामला पेश किया गया, तो ये पूरा ड्रामा उलट गया। एक तो अगर ये कोई फ्रॉड होता, यानी इमरान खान साहब का ज़ाती मफाद होता, इसके अंदर कोई मफाद होता, तो ये मामला इमरान खान साहब कैबिनेट के अंदर इस तरह से ओपनली ना लेके जाते, जहाँ इतनी बड़ी इमरान खान साहब की कैबिनेट थी और उसके अंदर इमरान खान साहब के सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं थे, बल्कि उनकी इत्तेहादी जमातों के लोग भी थे, काफ लीग के भी, इसी तरह जीडीए के, इसी तरह एमक्यूएम के। तो अगर इस किस्म के जो फ्रॉड मामलात होते हैं वो कैबिनेट के अंदर इस तरह जाकर ही रखे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब किसी मामले की कैबिनेट से मंजूरी ली जाती है तो उसके बाद किसी प्राइम मिनिस्टर को अगर उसके अंदर से कोई फ्रॉड निकल आए, कोई स्कैम निकल आए, तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। कैबिनेट का जो एक स्ट्रक्चर है और कैबिनेट की फॉर्मेशन है वो होती इसलिए है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हो और कैबिनेट उसकी मंजूरी दे, ताकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। अगर इस केस के अंदर अव्वल तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं है, लेकिन अगर इस केस में बिलफर्ज कोई फ्रॉड है, कोई स्कैम है, मैं अगेन कह रहा हूं कि किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं है, तो फिर भी इमरान खान साहब ने कैबिनेट के अंदर ये मामला रखा था, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की पूरी काबीना जो है ये इसकी जिम्मेदार है। पूरी काबीना के फिर बयानात रिकॉर्ड होंगे, फिर एक नई इंटेरोगेशन होगी। तो ये जो नाम नहाद इन्होंने अंदरूनी कहानी लॉन्च करवाई आजम खान की जुबानी कि आजम खान ने ये कह दिया, तो ये टेबल स्टोरीज होती हैं। इसके अंदर ये टेक्निकल नुक्ता उन्होंने अपने जहन में नहीं रखा कि जब आजम खान के मुतल्लिक हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने बता दिया कि कैबिनेट के अंदर ये मामला डिस्कस हुआ था, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब तो वैसे ही बरी जिम्मा होते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने हमारी एक और बड़ी खबर की तस्दीक की। हमने इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने इमरान खान साहब के जो ताइफ थे जो उनको मिले, वो उसकी कीमत लगवाई थी। एक तो इमरान खान साहब ने अपने ताइफ की, यानी उनको जो ताइफ मिले थे वो को अंडर इन्वाइसिंग नहीं हुई, उनकी कोई कम कीमत नहीं लगवाई गई, और इमरान खान साहब खुद थोड़ी गए थे किसी जगह पे जाकर कि इनकी आप कीमत लगाएं। ये तो ज़रा मिलिट्री सेक्रेटरी के थ्रू हुई। एक तो वो कम कीमत नहीं है, और अगर कम कीमत है तो फिर मिलिट्री सेक्रेटरी के खिलाफ आप कार्रवाई शुरू करें, उनको इस केस का हिस्सा बनाएं। अगर आप में जुर्रत है और अगर आप में हिम्मत है, ब्रिगेडियर लेवल के वो वाला के ऑफिसर हैं, कोई जनरल भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाएं कि इमरान खान साहब ने जो बात की कि 20% पहले तोशाखाना के ताइफ की कीमत 20% इन्होंने मुकर्रर की थी, ये 20% दे के ले जाते थे और मैंने तो 50% कीमत कर दी। हाशमी साहब, ये कभी भी इन्होंने 20% भी कीमत नहीं दी थी शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने। ये इतनी अंडर इन्वाइसिंग करवाते थे कि यानी अगर 20 करोड़ की गाड़ी है तो उसकी जो कीमत का तयन करवा दिया वो 4 करोड़ करवा दिया। 20 करोड़ की गाड़ी है, 4 करोड़, तो फिर 4 करोड़ का 20% देते थे। ये 4 करोड़ का 20% देते थे, यानी 16 करोड़ का तो एक फ्रॉड कर दिया और फिर वो 4 करोड़ के ऊपर 20% दिए और वो पैसे ले गए। शौकत अजीज ने बहुत लूट मार की बेशुमार। अब चूंकि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ इस दुनिया से जा चुके हैं, तो मेरे पास बहुत सी तफसीलात है, मैं वो तफसीलात, अभी प्रोग्राम भी लंबा हो रहा है। तो हर जो आपका हुक्मरान रहा, यानी इन्होंने तो मर्सिडीज और BMW गाड़ियां इवन मरियम नवाज ने इस्तेमाल की। तो इमरान खान साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम है? एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड, ये जो स्कैम है इसके अंदर से बहुत पैसे बटोरे, यानी जो नाम नहाद स्कैम है। एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अरबों रुपए की करप्शन कर ली तोशाखाना केस से। या
इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने घड़ियां जो उनको ताइफ में मिली थी सऊदी अरेबिया से या दीगर ममालिक से, उन्होंने उनकी कीमत लगवाई, कीमत लगवाने के बाद जो उनकी कीमत बनती थी वो दी और वो घड़ियां ली और बेच दी। वो इमरान खान साहब की मलकियत थी। अब यहाँ पे सबसे अहम पॉइंट यह है कि अगर एक साल तक जिस भी शख्स को, सरकारी ओहदेदार को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को जो भी गैर मुल्की तोहफा मिलता है, अगर वो ये कहता है कि मैंने इसको नहीं लेना तोशाखाना में जमा करा दें, तो एक साल के बाद उसकी वैसे भी नीलामी होती है। एक साल से ज्यादा अरसे तक वो तोशाखाना में नहीं रखा जाता, वो क्वायत के तहत वैसे भी नीलामी हो जाती है और औने पौने दामों। तो इमरान खान साहब ने अगर घड़ियां बेची हैं, जो कि उन्होंने बेची हैं, इमरान खान साहब ने घड़ियां बेची हैं, तो ये भी इमरान खान साहब की ऑनेस्टी और उनकी माली तंगदस्ती का एक सबूत है। अगर इमरान खान साहब ने अरबों खरबों रुपए बनाए होते तो वो ये 2-3 करोड़ रुपए की घड़ियां बेचते हाशमी साहब। मतलब एक बात है ना, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में तो इतना अख्तियार होता है कि एक दस्तखत से अरबों रुपए के वो कमीशन हासिल कर सकते हैं। खुद दस्तखत ना करें अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, या एक इशारे से हाँ किसी को कह दें, तो हाउसिंग सोसाइटी का एक एनओसी के बदले में अरबों रुपए कमा सकते हैं। तो वो शख्स प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी घड़ियां बेच रहा है, तो उसका मतलब है कि इमरान खान साहब के माली हालात को अच्छे नहीं थे। तो ये तो इटसेल्फ इमरान खान साहब की दयानतदारी के ऊपर एक सर्टिफिकेट आ गया है कि इमरान खान साहब को अपनी घड़ियां जो है वो 2-3 करोड़ रुपए में बेचनी पड़ी। तो इसलिए ये भी बोगस केस है। और इसी केस में इमरान खान साहब ने जो बात की कि मैं साबिक चेयरमैन नैब को सलाम पेश करता हूं, जो आफ्ताब सुल्तान थे, जो कि नवाज शरीफ ने खुद लगाए थे, साबिक DGI भी थे, नवाज शरीफ के बहुत क्लोज रहकर काम कर चुके थे। लेकिन जब तोशाखाना केस में उनको ये कहा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी हमें हर सूरत में चाहिए, पहले कहा गया हेलीकॉप्टर केस में चाहिए, उनको बताया गया शहबाज शरीफ को कि इस केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती, फिर ये कहा कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करें। जब उन्होंने इनकार किया तो फिर ये झगड़ा हुआ और वो इस्तीफा देकर चले गए। तो फिर नए चेयरमैन नैब को लाया गया, जिनकी अब तनख्वाह जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की गई। तो उसके बाद से फिर ये सारे केसेस खुले हैं। लेकिन हाशमी साहब, ये सारे केसेस रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। ये सारे केसेस जाके आप देख लीजिए, जा रहे हैं, फैसले आना शुरू हो गए हैं, जाएंगे रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे। लेकिन ये करेंगे ये कि सुपीरियर कोर्ट में ये केसेस जाने से पहले इनका असल टारगेट तो इलेक्शन है, कि टारगेट ये है कि इलेक्शन के दौरान इमरान खान साहब जेल में हो, उनको नायल करवा दिया जाए, बाद में सुपीरियर कोर्ट से वो बहाल हो जाए, उनकी नैली खत्म भी हो जाए, तो उस वक्त तक इलेक्शन हो चुका और हम धांधली ज्यादा इलेक्शन के जरिए एक तरफा तौर पर हम ये इलेक्शन जीत जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ वीर जी, शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।